नमस्कार दोस्तों, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं और ये आरोप लगाने वाला कोई आम आदमी या वकील नहीं है, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सर हैं। हाल ही में हमारे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सर ने एक आम सभा में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायाधीश योग्यता के स्थान पर अपने पसंद के लोगों के पदोन्नति व नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जज स्वयं जजों की नियुक्ति करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था और कहीं भी नहीं है। And as my colleague Aisha was just mentioning, the collegium remains our top focus this hour, and the latest that we are bringing to you. Essentially, the government has asked the Supreme Court collegium to reconsider 20 files related to the appointments of High Court judges. Anything which is alien to the Constitution, merely by a decision taken by the court or some judges, how do you expect that the decision will be backed by the people of the country? Should not be just a one-way traffic. Both the government and the collegium should pull up its socks and should work together with each other. सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके संबंध में हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124, और आर्टिकल 124 के सब क्लोज 2 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। 1950 से 1993 तक इसी प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी, यानी कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति जी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और जो असली शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है और राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। 80% मामले सरकार के खिलाफ है और उन मामलों में जो जज सुनवाई करेंगे जब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और समय समय पर सरकारों के द्वारा इस प्रक्रिया का भरपूर तरीके से दुरुपयोग किया गया। इस चर्चा में एक शब्द बार बार निकल कर आ रहा है, कॉलेजियम। तो हम समझते हैं कि कॉलेजियम क्या है। हालांकि कॉलेजियम जो शब्द है वो टेक्निकल शब्द की तरह आपको लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो ट्रांसफर किए जाते हैं और कॉलेजियम में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। अगर आपको कॉलेजियम व्यवस्था को ठीक तरीके से समझना है तो हमारे न्यायिक इतिहास में 3 केसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हम थर्ड जजेस केस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट जजेस केस 1981 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके ट्रांसफर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों को ठोस कारणों के आधार पर खारिज किया जा सकता है और इसी फैसले ने अगले 12 वर्षों तक न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। सेकंड जजेस केस 1993 में हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने का अर्थ है सहमति लेना और यह सहमति भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के माध्यम से दी जाएगी और इसी केस से कॉलेजियम व्यवस्था की सबसे पहले नींव रखी गई। यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश जिस भी न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने की सिफारिश करेंगे, सरकार को उनको नियुक्त करना ही पड़ेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण केस जो कि जाना जाता है थर्ड जजेस केस के नाम से, जो कि 1998 में हुआ और इसको हम केस कहने की जगह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रूप में मानते हैं। आप लोगों को ध्यान हो तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट जब भी राष्ट्रपति को सलाह देगा तो वो एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा और उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
इसके तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जिन न्यायाधीशों की सिफारिश कॉलेजियम करेगा उस सिफारिश को क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि कॉलेजियम के द्वारा उन्हीं नामों को वापस सिफारिश के रूप में सरकार के पास में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को आवश्यक रूप से उनको अनुमति देनी होगी। और यहीं पर कॉलेजियम व्यवस्था का भी विस्तार किया गया, जहां पहले मुख्य न्यायाधीश के साथ में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते थे, वहीं पर इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को कॉलेजियम व्यवस्था में शामिल किया गया। जैसा कि आपको पता है कि कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और जब भी कॉलेजियम के द्वारा जजों के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है तो राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह पर उन पर निर्णय करते हैं। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति जी को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। एक तो ये कि ये उन सिफारिश को अनुमति दे और जिन नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने की है उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अपॉइंट करे, या फिर जो राय कॉलेजियम के द्वारा भेजी गई उस राय को पुनर्विचार के लिए वापस कॉलेजियम के पास में भेज दे। लेकिन यदि कॉलेजियम के द्वारा उन्हीं नामों को पारित करके वापस राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जी को अनिवार्य रूप से उन नामों पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति कितने समय में अनुमति देगा इसके संबंध में समय सीमा निर्धारित नहीं है और सरकारें इसी के तहत न्यायिक नियुक्तियों को रोककर रखती है। अगर वर्तमान न्याय व्यवस्था की हालात की मैं बात करूं तो पूरे भारत में लगभग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 60,000 मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में अभी भी उलझे पड़े हैं। हाई कोर्ट में जजों की 1108 पोस्ट स्वीकृत हैं, जिनमें से 380 पोस्ट अभी भी खाली हैं, यानी कि 20% हाई कोर्ट में रिक्तियां हैं। और मैं बात करूं पटना हाई कोर्ट की तो पटना हाई कोर्ट में 49% पोस्ट खाली है। और अगर मैं बात करूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 166 पद स्वीकृत है, जिनमें से 66 पदों पर ही जज अभी भी कार्यरत हैं। और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था के हालात कितने गंभीर हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉलेजियम की व्यवस्था तो ठीक ही है, इसमें दिक्कत क्या है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से सरकार के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अक्सर हमें कॉलेजियम में ये देखने को मिलता है कि कॉलेजियम जिन जजों की सिफारिश भेजते हैं अधिकतम उनके जानने वाले ही उन नामों में शामिल होते हैं, यानी कि न्यायपालिका में भी जबरदस्त तरीके से नेपोटिज्म भरा हुआ है और इसी को न्यायपालिका की लैंग्वेज में अंकल कल्चर कहते हैं। और इसी अंकल कल्चर को लगातार बढ़ावा मिलने की वजह से सरकार परेशान रहती है। योग्यता को दरकिनार करके न्यायाधीशों के द्वारा नेपोटिज्म किया जाता है, ये हमेशा से हमारी न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगता आया है। और इसी बात की आलोचना हमारे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सर ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये व्यवस्था इसी तरीके से चलने वाली है, क्या सरकार ने कभी इसमें सुधार करने का प्रयास नहीं किया? तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इसमें 2014 में सुधार करने का प्रयास किया। साल 2014 में सरकार के द्वारा 99वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद में ये विधेयक राज्यों के पास में गया और जब आधे राज्यों ने इस पर अनुमति दी तो ये कानून के रूप में लागू हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से हमारे संविधान में 3 आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 124A, 124B और 124C। और इन्हीं आर्टिकलों में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके एक नए आयोग का गठन किया गया, जिसे हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेक कहते हैं। एनजेक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक 6 सदस्यीय आयोग था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसमें हमारे कानून मंत्री, जिसमें सिविल सोसाइटी के 2 विधि विशेषज्ञों को शामिल किया गया। 2 विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए भी एक कॉलेजियम बनाया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके अध्यक्ष थे, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल थे,
जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे, और ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि कौन व्यक्ति 2 विधि विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। साल 2015 में यह संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम के रूप में लागू हुआ और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का आयोग हमारे सामने आया। साल 2015 में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया और फिर से कॉलेजियम जो सिस्टम है उसी को पुनर्स्थापित कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतिहास में पहली बार संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम को पूर्णतः खारिज कर दिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान और भारत के मुख्य न्यायाधीश को तरजीह देनी चाहिए। यदि संसद को इस बात का पावर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका स्थानांतरण कैसे होगा, इसके संबंध में यदि संसद कानून बनाने लगी तो सभी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे और ये भारत के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सेपरेशन ऑफ द पावर के खिलाफ होगा। और यही लड़ाई 2015 से अब तक चली आ रही है। कॉलेजियम में भी नेपोटिज्म के आरोप लगते हैं और जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसका गठन सरकार के द्वारा किया गया, इसमें भी ये डर है कि यदि सरकार के पास में सारी पावर आ जाए तो सरकार न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देगी, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों की न्यायपालिका और कार्यपालिका हमारे जो संविधान है उसके 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है और इन दोनों को अपने अपने कार्य के भीतर रहना चाहिए और साथ ही में अपने भीतर सुधार करना चाहिए। अगर हाल ही की बात करूं तो हमारे कानून मंत्री किरेन रिजिजू सर ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उनको ये कहा कि आप अपनी कॉलेजियम व्यवस्था में जो भी आपको लगे वो सुधार जरूर करें, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था पर लगातार लोगों के द्वारा नेपोटिज्म के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये नई चीज नहीं है, लेकिन देखते हैं दोस्तों कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाता है। सरकार क्या फिर एक बार एक और एक्ट पेश करेगी जिसके तहत कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसमें कुछ निर्णय दिए जाएंगे जिसके तहत इसमें जो भी खामियां हैं उसको सुधारा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।